बहुत जल्द चांदी 3 लाख के पार चली जाएगी किलो में। ऐसा होने वाला है, आपको भी लग रहा है? सिल्वर कम पड़ने वाला है, तो जो चीज कम पड़ने वाली है उसका भाव तो बढ़ने ही वाला है। तो लॉन्ग टर्म के लिए अभी आप क्या सजेस्ट करें? गोल्ड में इन्वेस्ट करें, सिल्वर में इन्वेस्ट दोनों में करिए। गोल्ड ने 9 महीने में 43% का रिटर्न दिया। 10 रुपए से भी आप गोल्ड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आज मेरे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं, आप कई तौर पर उन्हें वैसे तो पहचानते हैं, लेकिन अगर मैं पैसिव इनकम कोच के तौर पर आपको बताऊं तो जो सबसे पहला नाम आपके जहन में आता है वो है संजय कठुरिया जी का। बहुत स्वागत है सर आप। थैंक यू शालिनी मैम। मैं हाल में पढ़ रही थी कि सोना तो खैर सबकी औकात से बाहर जा ही चुका है, अब चांदी भी जाने वाली है, क्योंकि बहुत से लोगों ने यह अंदेशा जताया है कि बहुत जल्द चांदी 3 लाख के पार चली जाएगी किलो में। ऐसा होने वाला है, आपको भी लग रहा है? देखिए, प्राइस क्यों बढ़ता है किसी भी चीज का? प्राइस इसलिए बढ़ता है कि उसकी सप्लाई कम होती है और डिमांड ज्यादा होती है। तो जो सिल्वर है उसका ना इंडस्ट्रियल यूज केस है, यानी जो बैटरीज आती हैं, ईवी बैटरीज आती हैं, उसमें सिल्वर यूज होता है। ठीक है, बहुत सारे बाकी सब मैन्युफैक्चरिंग में सिल्वर यूज होता है। तो एक रिपोर्ट ये कहती है कि जितना सिल्वर इस दुनिया में है उतना मैन्युफैक्चरिंग के लिए काफी नहीं है, मतलब सिल्वर कम पड़ने वाला है। तो जो चीज कम पड़ने वाली है उसका भाव तो बढ़ने ही वाला है। अभी कब बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, ये मेरी कोई गारंटी नहीं है। मतलब ऐसा मैं बोलूं कि नहीं जी अगले 1 साल में डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, देयर इज नो गारंटी ऑफ एनीथिंग। बट क्या ये लॉन्ग टर्म में बढ़ेगा? हाँ बिल्कुल बढ़ेगा। क्या ये लॉन्ग टर्म में आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है। तो सिल्वर का भाव बढ़ेगा। ये अभी देखिए पिछले कुछ समय में ये 70,000 रुपए किलो से लेके अचानक से 1.25 लाख रुपए किलो के आसपास पहुंच गया। गोल्ड ने भी तेजी दिखाई, सिल्वर ने भी तेजी दिखाई। ये एक बड़ा यूनिक माहौल चल रहा है इस दुनिया में, जहां पहले क्या होता था, स्टॉक मार्केट गिरती थी, गोल्ड बढ़ जाता था। अभी स्टॉक मार्केट भी बढ़ रही है, गोल्ड भी बढ़ रहा है। हाँ। गोल्ड भी बढ़ रहा है, सिल्वर भी बढ़ रहा है। हाँ। नहीं तो सबके ना रेशियोज तय होते थे कि भाई गोल्ड इतना बढ़ेगा तो सिल्वर इतना होगा, तो ये रेशियो होना चाहिए। ये सब अब मैथमेटिक्स ही खत्म हो गई हैं, और ये खत्म हो रही है क्योंकि ग्लोबली जो है ना जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बहुत टाइट हो गई है, बहुत ही नाजुक सिचुएशन में हम आ गए हैं। अब चाइना पिछले 7 महीने से गोल्ड भरे जा रहा है अपने पास। 21 टन गोल्ड जो है वो ले चुका है, 21 टन, बहुत बड़ा नंबर होता है। तो क्यों वो ले रहा है? क्योंकि उसको लग रहा है कि भाई कहीं ऐसा ना हो जाए कि ट्रम्प टैरिफ लगा दे और मेरे पास मेरी करेंसी खराब हो जाए, तो इससे अच्छा एक काम करता हूं, मैं गोल्ड प्रिजर्व करके रख लेता हूं। तो ऐसे बहुत रीजंस है जिस वजह से सारी चीजें इस बार बढ़ रही हैं। पर सिल्वर का यूज केस स्ट्रांग है और सिल्वर डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो आप चाहिए तो सिल्वर की एक एसआईपी चालू कर दीजिए, 1,000 रुपए की, 500 रुपए की, 2,000 रुपए की। 2 तरीके हैं, या तो सिल्वर ईटीएफ के माध्यम से कर सकते हैं या सिल्वर म्यूचुअल फंड के माध्यम से कर सकते हैं। बहुत लंबे समय के लिए कर रहे हैं तो म्यूचुअल फंड भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर छोटे समय के लिए कर रहे हैं तो ईटीएफ भी ठीक रहता है। क्योंकि हम 10,000 से लेके 90,000 तक वालों को टारगेट कर रहे हैं, तो क्या इन लोगों को आप ये सजेस्ट करेंगे कि अभी वो गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और फिर उसके बाद सिल्वर में भी करें? देखिए, अपना जो भी निवेश है, फॉर एग्जाम्पल किसी ने ये तय किया मैं 3,000 रुपए महीना निवेश कर रहा हूँ, तो आप 300-400 रुपए आराम से गोल्ड और सिल्वर में निवेश कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे 300-400 रुपए में तो कुछ भी नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। ईटीएफ्स जो होते हैं वो यूनिट प्राइस पे होते हैं। तो आज टाटा गोल्ड ईटीएफ है फॉर एग्जाम्पल, वो 10 रुपए का है, 10 रुपए के आसपास का है। तो यानी 10 रुपए से भी आप गोल्ड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब 10 रुपए में आपको किलो नहीं मिलने वाला, ऑब्वियसली रेट के हिसाब से जो जितने ग्राम होगा उतना ही मिलेगा आपको। हाँ। पर एटलीस्ट आप 10 रुपए से पार्टिसिपेट तो कर सकते हो। नहीं तो आज अगर आप किसी ज्वेलर के पास जाओगे तो वो तो कहते हैं भाई मेरा 1 ग्राम का ही सिक्का आपका 11,500 रुपए का हो चुका है, 12,000 रुपए का हो चुका है। तो अगर 1 ग्राम सिक्का भी लेने जाओ तो 12,000 रुपए का पड़ेगा। तो बेस्ट वे क्या है? तो आप ईटीएफ के माध्यम से कर लो, वहां 10 रुपए में काम चल जाएगा। हाँ, आपको 1 ग्राम नहीं मिलेगा, हो सकता है उसका 10वां हिस्सा या 100वां हिस्सा मिले, बट एटलीस्ट कुछ तो गोल्ड आ रहा है आपके पास। तो जैसे वो बढ़ेगा वो ईटीएफ भी बढ़ जाएगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए अभी आप क्या सजेस्ट करें? गोल्ड में इन्वेस्ट करें, सिल्वर में इन्वेस्ट दोनों में करिए, दोनों में कर सकते हैं। देखिए, गोल्ड में भी ये अंदेशा दिखाया जा रहा है कि 3 लाख रुपए जो है वो 10 ग्राम का रेट पहुंच सकता है। अब क्यों पहुंच सकता है? बहुत सिंपल है। पहली बात तो ये है कि गोल्ड जो है अभी चाइना जैसी कंट्रीज गोल्ड खरीदे जा रही है, बिल्कुल रिजर्व्स बिल्ड करते जा रही हैं। इंडिया अपना रिजर्व बिल्ड कर रहा है गोल्ड का। तो जब इतने बड़े बड़े देश खरीदते हैं तो डेफिनेटली गोल्ड का भाव बढ़ता है, और इसलिए गोल्ड का भाव बढ़ा है। सिर्फ जनवरी 2025 से लेकर आज जब हम सितंबर में से रिकॉर्ड कर रहे हैं, 43% गोल्ड का रेट बढ़ा है 9 महीने में, लेस देन 9 मंथ्स में। हम यहाँ सोचते हैं हमारे को 10% साल का मिल जाए, 15% साल का मिल जाए। गोल्ड ने 9 महीने में 43% का रिटर्न दिया है। हाँ। तो गोल्ड क्यों बढ़ा? क्योंकि सेंट्रल बैंक्स ने बाइंग करनी चालू कर दी है। हाँ, इसकी वजह से एक नुकसान हो रहा है कि जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री, जो ज्वेलरी इंडस्ट्री है, उसमें देखा गया है कि 50 से 60% डिमांड कम होगी, इसलिए 9 कैरेट गोल्ड भी अब लॉन्च कर दिया गया है ताकि भाई आम व्यक्ति खरीद सके। वैसे मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूँ, भारत में एक औसतन गोल्ड की ज्वेलरी का एवरेज सेलिंग प्राइस 30,000 के आसपास है।
हम ये बड़े बड़े शोरूम में जाते हैं, वहाँ तो लाखों रुपए के आइटम्स पड़े होते हैं। हाँ। पर एक आम व्यक्ति जो सामान खरीदता है ना, वो औसतन 30,000 रुपए का। तो अब 30,000 रुपए में तो कुछ भी नहीं आ रहा, मतलब अब तो 3 ग्राम सोना आएगा, शायद 3 ग्राम भी नहीं आ रहा। हाँ। प्लस मेकिंग चार्जेस, प्लस ये सब भी है, कुछ बन ही नहीं पाएगा, कुछ बन ही नहीं पाएगा। हाँ। तो इसीलिए अब जो है 9 कैरेट लाया जा रहा है कि यार एटलीस्ट बंदे 10-12 ग्राम की चेन तो खरीद, 10-15 ग्राम की चेन तो खरीद सके। तो गोल्ड अभी भी बढ़ सकता है, बिल्कुल बढ़ सकता है। गोल्ड में एक और चीज़ होती है, क्योंकि वो डॉलर डिनोमिनेटेड है और डॉलर इंडिया के हिसाब से हर साल 3 से 4% बढ़ता रहता है, अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो वो भी एक कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर होता है गोल्ड की ग्रोथ में, ठीक है। तो एक उसकी खुद के प्राइस की ग्रोथ है। अच्छा, तीसरा जो गोल्ड की सप्लाई सालाना बड़ी लिमिटेड है, सिर्फ 3,000 टन ही गोल्ड मिलता है, माइनिंग होती है। तो अगर 3,000 टन में से ये सेंट्रल बैंक और ये लोग ही खरीदने लग गए तो प्राइस वापस बढ़ेगा। और अभी जैसे आप देखेंगे कि औसतन अपने करेंसी के रिजर्व के हिसाब से 15-16% गोल्ड होना किसी भी कंट्री के लिए लाजमी है। जैसे भारत का 13-14% है, चाइना का भी वो नंबर 6-7%, तो चाइना डबल कर सकता है। और चाइना ऑलरेडी करीबन 4-5 हज़ार टन गोल्ड पे बैठा हुआ है, तो यानी वो अगले 4-5 हज़ार टन और जोड़ सकता है। तो वो खरीदेगा तो वापस भाव बढ़ेगा। तो सारे अंदेशा यही दिखा रहे हैं कि गोल्ड बढ़ेगा। अच्छा, गिरा भी है गोल्ड, जब भी एक ऑल टाइम हाई बनाया तो उसने 15-20% रिट्रैक्ट भी किया है। ऐसे कई मौके आए हैं, 1970s में आए हैं, 2008 के आसपास आया है, फिर 2020 के आसपास आया है, जब रिट्रैक्शन भी हुआ है, मतलब नीचे भी गिरा है। पर इससे आपको वरी करने की जरूरत नहीं। गोल्ड एक ऐसा एसेट क्लास नहीं आप आज लेके कल बेचो। हाँ। गोल्ड सदियों के लिए होता है। तो आज आप लेते हो तो होल्ड करो उसको 10 साल 15 साल, आपको एक ठीक ठाक रिटर्न दे के चला जाएगा। और ये तो आपने बता ही दिया कि अंदेशा तो यही बता रहा है कि अभी आगे भी गोल्ड का गोल्ड प्राइस बढ़ने वाला है। बढ़ सकता है। अब मुझे ये बताइए, क्योंकि हम 10,000 से और 1 लाख तक के लोगों को टारगेट कर रहे हैं, तो ये जो सैलरीड क्लास है या उनकी इनकम इतनी है, तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि वो 5,000-10,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इतने कम अमाउंट से 5,000 अगर कोई हर महीने इन्वेस्ट कर रहा है तो वो कहाँ तक पहुँच सकता है? देखिए, इट इज कंपाउंडिंग के फॉर्मूला में ना 3 वेरिएबल्स हैं, 3 चीजें हैं जिससे कंपाउंडिंग होती है। एक आप कितना पैसा डालते हैं, एक आप उससे कितना रिटर्न बना सकते हैं, और तीसरा वो कितनी देर के लिए कंपाउंड होता है। बस यही 3 इक्वेशन है। तो अगर आपको फाइनल आउटकम ज्यादा चाहिए तो ये तीनों चीजें ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। ओके। आपका इन्वेस्टेड अमाउंट भी ज्यादा होना चाहिए, आपका रिटर्न भी ज्यादा होना चाहिए, पर आपका ड्यूरेशन भी ज्यादा होना चाहिए। अब इसमें रिटर्न ना हमारे हाथ में नहीं है। अब लोग कहते हैं निफ्टी ने फॉर एग्जांपल 12% सालाना रिटर्न दिया है, बहुत पॉपुलर स्टेटमेंट है। आप पिछले 50 साल की हिस्ट्री निकाल लो, जितने साल से निफ्टी है, आई थिंक 1993 से होगा एनएससी, आप देखो कोई भी साल में उसने 12% रिटर्न नहीं दिया। किसी में 18 दिया है, किसी में 10 दिया है, किसी में माइनस दिया है, औसतन 12% का रिटर्न दिया, ऑन एन एवरेज 12% का रिटर्न दिया। तो इसी तरीके से जब आप कंपाउंडिंग का फाइनल आउटकम निकालना चाहते हो कि मेरे पास कितने पैसे होंगे, तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसमें है टाइम, कि आप कितना समय देते हो उसको। इसका उदाहरण लेते हैं, वॉरेन बफेट की कंपनी है बर्कशायर हैथवे, सब जानते हैं, 1965 में बनी थी, 1965, आज है 2025, 60 ईयर्स, और उन्होंने जो रिटर्न्स दिए वो है 19.8% पर एनम औसतन। ऐसा नहीं है कि हर साल 19.8 दिया, कभी ज्यादा कभी कम, कभी क्रैश कभी ऊपर, सब कुछ हुआ। तो औसतन 19.8% रिटर्न बना पर एनम का। अगर किसी ने 1,000 रुपए की एसआईपी की होती उस फंड में, तो 720 महीने में उन्होंने डाले होते 7,20,000 रुपए। उसका एनी गेसेस आज का वैल्यू क्या होता है 19.8% के हिसाब से? एनी गेसेस कि भाई इतने करोड़ होता है, इतने लाख होता है क्या? मेरे ख्याल से तो क्योंकि आपसे ही मेरी जितनी बात हुई है उस हिसाब से शायद अरब वरब में पहुंच गया होता। ये है 794 करोड़ रुपीस। आपने डाला कितना था? 7,20,000 रुपए। वो भी एक साथ नहीं डाला, हाँ। धीरे धीरे स्टैगर्ड तरीके से डाला, हाँ। 60 साल में डाला, और उसके आज की वैल्यू होती 794 करोड़ रुपए। आज बर्कशायर हैथवे का एक शेयर का प्राइस 7 करोड़ रुपए है, 6 या 7 करोड़ रुपए के आसपास है। तो 700, मतलब आज आपके पास होते बर्कशायर हैथवे के शायद सिर्फ 100 ही शेयर, हाँ। पर उनकी वैल्यू 700-800 करोड़ रुपए की हो जाती है। हाँ। धीरे धीरे आपने 100 शेयर जमा किए होते उसके, बस 60 साल में आपने कितने शेयर जमा किए? 100 शेयर, और वो 100 शेयर कितने के हो गए? 794 करोड़। सो माय पॉइंट इज, वेल्थ बनाने का जो सबसे बड़ा वेरिएबल है वो है टाइम। आप कितना समय मार्केट में रहते हो, क्योंकि उतार चढ़ाव ये मार्केट का नियम है। अभी गोल्ड बढ़ गया, हो सकता है बीच में फ्लैट हो जाएगा, हो सकता है थोड़ा सा कम भी हो जाएगा, पर ओवरऑल तो आप देखोगे गोल्ड ने अच्छा रिटर्न दिया ही दिया है। इसी तरह स्टॉक्स हैं, इसी तरह म्यूचुअल फंड्स हैं, इसी तरह ETFs हैं।
तो आप मार्केट में लंबे बने रहिए, डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स बनेंगे। इससे मुझे एक सवाल मेरे दिमाग में आया, क्योंकि आपने कहा कि निफ्टी ने 12% ऑन एन एवरेज रिटर्न दिया है। अब मुझे ये बताइए कि मैं जब ये सोचती हूँ कि मुझे किसी ऐसे एसेट में अपने पैसे को लगाना है जो बहुत रिस्की ना हो, तो हमें रिटर्न हार्डली मिलता है 6%, 7%, 8% तक, हम अगर डेट में भी लगाएं। तो अगर निफ्टी हमें ऑन एन एवरेज 12% दे रहा है और हम वो अपनी रकम जो हमने डेट फंड में लगाई है या कहीं ऐसे जहाँ पे हमें इंटरेस्ट कम है लेकिन सेफ है हमारा पैसा, अगर वो हम सारा निफ्टी में लगा दें तो 12% की जगह मरे दर्जे भी 6-7% तो मिलेगा, या वो जीरो हो जाएगा? निफ्टी में? हाँ। निफ्टी में क्यों जीरो होगा? निफ्टी तो बास्केट है। हाँ। कोई एक शेयर पे तो निर्भर नहीं है। हाँ। एक आधा शेयर कंपनी खराब भी हो गई तो बची हुई कंपनी उसको जो है फॉरवर्ड लेके चली जाएंगी। हाँ, तो हम वो पैसा फिर क्यों नहीं निफ्टी में लगाते, हम डेट में लगाए ही ना? इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये हो सकता है कि रिस्क एवर्स होते हैं लोग, कि नहीं भाई हमारे को डर लगता है मार्केट्स में, कुछ भी हो सकता है, 50% नीचे हो जाएगा, कुछ भी हो, एंड फैक्चुअली हो भी सकता है। तो एक वो रिस्क होता है लोगों को। इसे हम कहते हैं डाउनसाइड प्रोटेक्शन। मतलब हम कहते हैं कि भाई कितना डाउनसाइड आ सकता है इस पर्टिकुलर स्टॉक में या इस पर्टिकुलर इंडेक्स में। देखिए, ये कई लोग बात नहीं भूलें कि 2008 में निफ्टी 63% नीचे गिर गया था। 63%, मतलब 100 का 37 रह गया था। वो कह रहे थे 40 का 36 रह गया, तो 100 का 37 रह गया था। हाँ। तो ये लोग भूले नहीं है अभी तक, वो घाव अभी भी लोगों के जो है माइंड में। क्यों घाव है? बिकॉज उन्होंने जब वो 37 हो गया तो पैसे बाहर निकाल लिए, जब टाइम था पैसा डालने का तो आपने पैसा बाहर निकाल लिया, तो आपके पास तो लॉस बुक हो गया ना। लॉस जब तक खड़ा है तब तक लॉस नहीं है, जिस दिन आपने लॉस बुक कर दिया तो लॉस बुक हो गया। तो लोग इसलिए पैसा। दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि उस पैसे की आवश्यकता शॉर्ट टर्म में है। अभी मैं आपको इसका एक उदाहरण देता हूँ। मेरे पास एक क्लाइंट आया, वो बोले कि मेरे पास 15 लाख रुपए थे, मेरी बेटी की अगले साल फीस भरनी थी। तो मैंने सोचा 1 साल का टाइम है और मैंने देखा ये पर्टिकुलर स्मॉल कैप फंड ने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, तो मैंने उठा के 15 लाख रुपए स्मॉल कैप फंड में डाल दिए। अब उन्होंने डाले सितंबर 2024 में, उसके बाद स्मॉल कैप गिर गया 22%, तो 15 लाख रह गए 12 लाख। अब उनकी बेटी की फीस तो वेट नहीं कर सकती ना। हाँ। उनको तो फीस देनी पड़ेगी अगले साल। तो आइडियली जिनके कुछ खर्चे आने वाले हैं, कोई लाइफ का गोल आने वाला है, बड़ा गोल, लाइफ इवेंट आने वाला है, बच्चों की शादी, बच्चों की पढ़ाई, कोई घर खरीद रहा है, कोई गाड़ी खरीद रहा है, तो एट दैट टाइम अगर समय कम रह गया, 3 साल से कम रह गया, 2 साल से कम रह गया, तो आइडियली इक्विटी में जाना ही नहीं चाहिए, आप डेट पे ही रहिए। आजकल एक और बहुत अच्छा विकल्प है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, तो आप कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में जा सकते हैं। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स आपको थोड़ा बेटर रिटर्न्स दे देते हैं नॉर्मल एफडी से, 9 से 12% तक का रिटर्न दे देते हैं, जिसमें रिस्क कंपैरेटिवली कम होता है। काफ़ी सेबी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म्स है जिसके थ्रू आप यहाँ पे जाके कर सकते हो, विंडप्रिल्ट है, बहुत सारे और है, इनसे आप कर सकते हो। और वहाँ पे आपको छोटे पैसे से भी आप अपना शुरुआत कर सकते हो और आपको मंथली ब्याज मिलता है, क्वार्टरली ब्याज मिलता है, सब हो सकता है। तो ये एक विकल्प आ गया जिसमें एफडी जो आज 7-8% दे देती है उससे ज़्यादा बन जाता है और रिस्क थोड़ा सा कंपेरेटिवली कम होता है। तो आपको ये देखना है कि आपका यूज केस क्या है। अगर आपका यूज केस है कि मेरे को 1-2 साल में पैसे चाहिए तो डेट में रहिए, पर आपको पता है मैं 10 साल मेरे को पैसा चाहिए नहीं, 7-8 साल नहीं चाहिए, 15 साल नहीं चाहिए, तो डाल दीजिए निफ्टी में, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी तरह मैं एक और मुझे लगता है जरिया ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि हम अलग अलग जो एलोकेट करते हैं अपने मनी को इन्वेस्ट करते समय, तो ये हमें सलाह दी जाती है क्योंकि जहाँ बहुत रिस्क है वहाँ बहुत रिटर्न भी है। हाँ। 17 to 19% भी कुछ केसेस में। अगर मैं बहुत लॉन्ग रन के लिए इन्वेस्ट कर रही हूँ, 17 to 19% का मैं इंटरेस्ट होप कर रही हूँ, मैं यहाँ पे भी ये समझना चाह रही हूँ कि अगर मैं लॉन्ग रन में जा रही हूँ तो मैं अपना सारा पैसा उसमें ही क्यों ना लगा दूँ। मैं क्यों आधा बैंक में डालूँ, आधा एफडी में डालूँ, वो ठीक है, इमरजेंसी फंड, ये सारी चीज़ें अगर मैंने निकाल दी हैं तो अपना सारा का सारा फिर पैसा मैं उसमें क्यों नहीं लगा दूँ जहाँ मुझे रिटर्न ज़्यादा मिलना है लॉन्ग रन के लिए। क्योंकि बुरी से बुरी स्थिति में, जो मैंने कहा मरे दर्जे भी इतना तो मिलेगा ही, तो 17 से 19% मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, लेकिन बुरी से बुरी स्थिति में भी मुझे 12% तो मिलेगा ही। फिर वो पैसा जो मैं 12% सोच के ही जा रही थी, यहाँ तो मैं वर्स्ट कंडीशन में 12% सोच रही हूँ। तो क्या ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है? ओनली इफ योर होराइजन इज ग्रेटर देन 15 ईयर्स। अच्छा। हाँ, अगर आपका होराइजन 15 साल से ज्यादा का है तो आप करिए, कोई चक्कर नहीं। अगर आपका होराइजन 10 साल, 8 साल, 7 साल, 6 साल है तो मत करिए, मतलब फिर आई विल से मत करिए। अच्छा। देखिए, रिटर्न्स को बढ़ाने का देयर आर वेज टू इंक्रीज रिटर्न्स। कैसे इंक्रीज होते हैं रिटर्न्स? सबसे पहला होता है आपने थोड़ा पैसा रिस्की एसेट में डाल दिया। ठीक है, आपने सोचा भी मैं काम करता हूँ, मेरे को 100 रुपये निवेश करने 90 रुपये में क्लासिक एसेट्स में रखता हूँ, म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड, सिल्वर, 10 रुपये में क्रिप्टो में डाल देता हूँ। तो आपको पता है कि लॉन्ग रन में क्रिप्टो ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया, तो उससे क्या होता है आपका रिटर्न्स बढ़ जाता है।
दूसरा तरीका होता है रिटर्न्स इंक्रीज करने का, उसे हम कहते हैं सेक्टोरल रोटेशन। सेक्टर क्या है ना, घोड़ों की तरह है। अभी कोई घोड़ा हर बार अच्छा परफॉर्म नहीं करता, उसने 2 बार अच्छा परफॉर्म किया फिर तीसरी बार अच्छा नहीं करता। हाँ. तो जो स्मार्ट प्लेयर्स होते हैं, स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं, वो समझ जाते हैं कौन सा सेक्टर कब थक रहा है, कब वो वापस उसमें ऊर्जा आ रही है, कब उसको पकड़ना चाहिए। ठीक है, तो वो सेक्टर रोटेशन अगर कोई समझ जाए तो वो अपने रिटर्न्स को बेटर कर सकता है, फिर वो सेक्टर मूवमेंट कर सकता है। पर ये हर जन के बस की बात ही नहीं है, ये बहुत मुश्किल काम है। अच्छा। पहले वाला काम फिर भी आसान है कि भाई आपने एक 90% पैसा तो वो कर दिया, क्या कहते हैं, सेव कर दिया। हाँ। एक 5-10% से रिस्क ले लिया, कल को डूबा तो 5-10% ही डूबा, पर अगर उसको डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, 4 गुना हो गया, हाँ। तो आपको एक ओवरऑल आपके रिटर्न्स को वो एनहेंस कर देगा। और ऑल ऑफ दिस इज अज्यूमिंग कि आपका जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है वो एटलीस्ट 15 साल का हो। देखिए, लेगेसी वेल्थ है ना, छोटे स्पैन्स में बन ही नहीं सकती। मैं इसका एक उदाहरण देता हूं आपको। अगर एक व्यक्ति एसआईपी करता है 21 साल के लिए, मैं स्पेसिफिकली 21 इसलिए रहा हूं क्योंकि मैं इसको 3 हिस्सों में बांटने वाला हूं। 21 साल अगर उसने एसआईपी करी और समझे पूरा उसका प्रॉफिट 1 करोड़ है, और हम इसको 3 पीरियड्स में बांटते हैं, 7 साल, 7 साल, 7 साल। तो 1 करोड़ के प्रॉफिट में से पहले 7 साल यानी पहले 1/3 टाइम में सिर्फ 9 लाख का प्रॉफिट आएगा। 1 करोड़ में से 9 लाख रुपए का प्रॉफिट आएगा। अगला जो 7 साल है उसमें 20 लाख रुपए का प्रॉफिट आएगा, यानी अब टोटल आपके पास 29 लाख का प्रॉफिट आ गया। समय कितना गुजर गया? 2/3 समय गुजर गया। हाँ. तो 67% टाइम चला गया, पर आपको अभी पैसा मिला है सिर्फ 29%। और जो आखिरी 71% है ना, वो आखिरी 1/3 टाइम में आएगा। तो जो कंपाउंडिंग है ना, वो अंत में अपना रिजल्ट दिखाती है। वॉरेन बफेट स्टार्ट किया 11 की उम्र में, 56 या 57 तक आके 1 बिलियन आए। कितने साल? 45 साल निकल गए। 56 के बाद आज वो है 93 के, 37 साल और जोड़ दिए, 37 ईयर्स, आज वो हैं 150 बिलियन के। उन्होंने पिछले 37 साल में जो उन्होंने 45 साल में किया था उसका 150 गुना कर लिया है। तो मतलब कितना लंबा जी गए वो एक तरीके से। हाँ. राकेश जी अगर लंबा जी जाते तो वो भी बहुत अल्ट्रा बिलियनर बनते, 100 बिलियन वो भी निकाल लेते, कोई बड़ी बात नहीं थी। वो ऑलरेडी 2 बिलियन पे पहुंच चुके थे, वो तो साथ ही 60, कुल मिला के 60 साल के थे। हाँ. 60 या 63 के थे जब उनकी डेथ हुई। लेकिन ये तो फिर क्या हम ये माने कि फिर बुढ़ापे में ही जा करके देखिए, ऐसे नहीं है। हाँ. आपको वेल्थ को डिवाइड करना है। कुछ पैसा ऐसा रखना है जो लेगेसी का पैसा हो। मैंने कहा 1000 रुपए डाल के आप 794 करोड़ के मालिक बन सकते थे। ठीक है, अब आप बोलोगे हाँ 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 कौन रुकेगा 60 साल। मैं कहता हूं आप कुछ भी कमा रहे हो, आप 1000 रुपए साइड नहीं करके रख सकते क्या? भूल जाओ ना 60 साल के लिए। लोग जमीनें पुश्तों की रखते नहीं है क्या? हम लोग कहते हैं ना मेरे फादर के, मेरे दादाजी की जमीन है। हाँ. तो दादाजी की जमीन आप 100 साल रुकने को तैयार हो। एक अगर कोई म्यूचुअल फंड लिया तो उसको भी देख लो एक बार यार, 50-100 साल। पर म्यूचुअल फंड में बीमारी क्या है ना, वो सामने होता है, बटन दबाओ तो निकल आता है। जमीन ऐसे बिकती नहीं है। हाँ. तो इसलिए जमीन लोग होल्ड कर जाते हैं, म्यूचुअल फंड होल्ड नहीं कर पाते। पर उसको भी एक एसेट क्लास समझो, थोड़ा पैसा ऐसा छोड़ दो। मैं कहता हूँ किसी की तनख्वाह 25,000 है शालिनी जी, क्या वो 1000 रुपए नहीं भूल सकता? तो ये तो फिर मैं तो मानूंगा फिर आपका मन नहीं है इन्वेस्ट करने का, ठीक बात। आप में हैबिट नहीं है ना, आप में इंटेंशन है। तो वो तो प्रॉब्लम मैं सॉल्व ही नहीं कर सकता, उसमें तो मेरा कोई रोल नहीं है। मेरा रोल ये है कि भाई हाँ, अगर आपने सोचा है कि मेरे को अपने बच्चों को, देखिए हम आज क्या बोलते हैं यार, काश मेरे पिताजी ने ये जमीन खरीदी होती तो कितना अच्छा होता, काश उन्होंने सोना समय पे ले लिया होता तो बहुत अच्छा होता। तो आपके बच्चे वो काश ना बोले, हाँ, कि म्यूचुअल फंड ले लिया काश होता। मेरे पेरेंट्स ने सही टाइम पे एमएफ में इन्वेस्ट कर दिया होता, ईटीएफ में इन्वेस्ट कर दिया होता, सही जगह पैसा डाल दिया होता। हाँ। तो आप भी तो वही पेरेंट बन जाओगे ना फिर, जिसको ताना पड़ने वाला है। तो एटलीस्ट आप तो वैसे मत बनो। हाँ, ठीक बात है ना। अच्छा, लोग बच्चों के पैदा होने पे, उनके बर्थडेज पे पैसा इकट्ठा आता है, कुछ ना कोई गिफ्ट दे जाता है कोई, और ज्यादातर जो रिलेटिव्स है कैश दे देते हैं। आप जमा कर दो, भूल जाओ बच्चे के लिए 25-30 साल, 30 साल बाद दे देना उसको। सोचो आपने किसी ने बर्थ पे 1 लाख रुपए जमा करा और 30 साल बाद उसको दिया, तो कितना होगा वो 1 लाख रुपए, 30 लाख रुपए? आपको पता है मिनिमम अगर 12% के हिसाब से भी कंपाउंडिंग हुई तो करीबन 32 लाख रुपए हो जाएगा। 1 लाख रुपए डाले तो 32 लाख रुपए हो गए। अब किसी ने 10 लाख डाले तो 3 करोड़ 20 लाख हो गए। अब तो कितना आप ज्यादा डालते हो उसी पे निर्भर करता है। ठीक है। सो दिस इज द मैथमेटिक्स। आपको अगर आप पैसे निवेश ज्यादा नहीं कर पाते तो आप निवेश का ड्यूरेशन लंबा कर दो, आप अपने आप ज्यादा पैसा कमा लोगे। दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, मैजिक है वो। मैं कल कहीं पढ़ रही थी कि इंडिया में अभी भी 96% लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, 4% लोग कर रहे हैं। 96% अगेन या तो प्रॉपर्टी या गोल्ड या बैंक एफडी, आरडी, ये सारे तरीके अपना रहे हैं। तो ये जो 96% लोग हैं, आपका मानना है उन्हें भी 4% में आना चाहिए? सभी को आना चाहिए क्या?
देखिए, एसेट एलोकेशन हर गोल के लिए अलग होता है। क्या एफडी बेकार है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। लोग एफडी को गाली देते हैं, एफडी का भी यूज केस है। क्या यूज केस है? आपके पास इमरजेंसी फंड है। अब इमरजेंसी फंड तो सबको रखना पड़ता है। कुछ पैसा आपने घर पे कैश रख लिया जी, आपको लगता है मेरे पास 3 लाख का वो होना चाहिए, इमरजेंसी फंड होना चाहिए, आपने 1 लाख रुपए उठा के घर में कैश रख लिया, तो ये तो बिल्कुल एक्सट्रीम इमरजेंसीज के लिए। और 2 लाख की आपने एफडी कर दी, तो एफडी क्या बुरी है इसमें? वो भी रात को जब आप बटन दबाओगे तो आ जाएगा आपके पास, आप स्वाइप कर सकते हो कार्ड उससे, ठीक है, पे कर सकते हो, एनईएफटी कर सकते हो। हाँ। अब किसी की एज बहुत ज़्यादा हो गई है, उसको रिस्क बिल्कुल नहीं लेना। उसने लाइफ भर मेहनत करी, उसने 2-3 करोड़ रुपए जमा कर लिए, ना उसको अपार्टमेंट में डालना है, ना उसको पैसिव इनकम चाहिए, और उसको नहीं रिस्क लेना है। तो ऐसे लोगों को क्या बोलोगे आप? एफडी कर लो। मेरे पास क्लाइंट आते बोलते हैं सर हमारे को एफडी के साथ साथ सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एफडी करनी है। अच्छा, अब आप सोचो, भरोसा। हाँ, कि भाई मेरे नहीं डूबेंगे पैसे, क्योंकि वहां भी 5 लाख की लिमिट, अगर कोई बैंक डूब गया तो सिर्फ सरकार सिर्फ 5 लाख देने वाली है। हाँ। आप सोचो, इतने फिनिकी होते हैं कि बोलते हैं एफडी नहीं, एसबीआई की एफडी करनी है, कि नहीं प्राइवेट बैंक में नहीं डालना और किसी में नहीं डालना, ही डूब जाएंगे। चल रहे अच्छे खासे हमारे प्राइवेट बैंक्स कितने अच्छे हैं, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस, ये सब कितने बढ़िया बैंक्स हैं। सही बात है, सर्विस भी अच्छी देते हैं। अच्छी सर्विस, बट ना जी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में डालना, चाहे 1% हमारे को कम मिले। अब आप ऐसे जो इन्वेस्टर्स हैं, क्या वो गलत है? नहीं है, उनके कोई एक्सपीरियंसेस होंगे, उनके कोई किसी थॉट ने उनको शेप किया होगा। हाँ। और आज उनके पास इनफ पैसा है कि बोले यार एफडी के इंटरेस्ट से भी हम घर चला लेंगे, तो उनको हम क्यों तंग करें और बोले कि तुम इक्विटी में मूव कर जाओ। उनको पता चला अचानक से 10% क्रैश कर गया, उनको प्रॉब्लम हो गई, हेल्थ प्रॉब्लम हो गई। ठीक बात। तो देखिए, जैसे खाना स्वाद अनुसार होता है। आपकी खिचड़ी में तड़का भी हो सकता है, खिचड़ी एकदम आपके वो हॉस्पिटल टाइप भी हो सकती है जिसमें कुछ नहीं होगा। हाँ। तो वो तो खाने वाले पे निर्भर करता है ना, उसका टेस्ट क्या है, कितना वो जो है तड़का बर्दाश्त कर सकता है। तो इसी तरह इन्वेस्टमेंट है, कितना आप रिस्क बर्दाश्त कर सकते हो, उसी बेसिस पे आपका इन्वेस्टमेंट। लेकिन फिर भी मुझे, अगर मैं एक मोटा मोटी आपको बोलूं कि आप मुझे एक स्लिप पे आप लिख करके दे दो कि 25 साल से लेके 45 साल वाला अगर इन्वेस्ट करना चाहे तो वो अलग अलग कौन सा फील्ड हो, मतलब उसका बजट एलोकेशन कैसा होना चाहिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में, क्या होगा? पहली चीज मैं ये मानता हूं कि उसको 10 साल से ज्यादा के लिए इन्वेस्ट करना है। मेरा ये अजम्पशन है, कुछ तो मेरे को अजम्पशन लेना पड़ेगा, नहीं तो मैं प्लान नहीं बता पाऊंगा। ठीक है। तो 10 साल के लिए तो यानी कि वो रीजनेबल रिस्क ले सकता है। मैं ये कहूंगा कि उसका 60 to 70% पैसा जो है वो इक्विटीज में होना चाहिए। अब इक्विटीज में डायरेक्टली ना हो, म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से हो। अब म्यूचुअल फंड कौन सा हो? अगर आपको कुछ भी किसी को नहीं समझ आता कि मैं म्यूचुअल फंड में कैसे निवेश करूं, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप बेस्ट म्यूचुअल फंड्स है पैसा डालने के लिए, क्योंकि वो आपके बिहाफ पे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में अपने आप ही पैसा डाल देंगे। ठीक है, तो या तो आप फ्लेक्सी कैप ले लो या मल्टी कैप ले लो, या दोनों ले सकते या दोनों ले लो, मिक्स ले लो, उसमें भी दो ले लो, किसी फ्लेक्सी कैप में 2 ले लो, मल्टी कैप में 2 ले लो। तो यहां आप सेफ हो गए, आपने लार्ज कैप में भी पैसा डाल दिया, मिड कैप में भी डाल दिया, स्मॉल कैप में भी डाल दिया एक तरीके से। ठीक है, तो ये सिंपलेस्ट वे टू इन्वेस्ट है। अगर आप कहते हो मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे म्यूचुअल फंड उठाऊं, कि इसमें भी क्या करूं, तो आपको मैं और इजी कर देता हूं। भारत का एक इंडेक्स है निफ्टी 500, जिसमें 100 लार्ज कैप कंपनीज, 150 मिड कैप कंपनीज और 250 स्मॉल कैप कंपनीज हैं। उसको कहते हैं निफ्टी 500। ये वो कंपनीज हैं जो भारत देश की टॉप 500 कंपनीज हैं। अब इसमें तो गलती होना कंपैरेटिवली कम चांस है, मैं नहीं कहूंगा 0 चांस है, पर कंपैरेटिवली कम चांस है। तो आप निफ्टी 500 के कोई भी इंडेक्स फंड में एसआईपी कर दो। पिछले कई सालों में निफ्टी 500 ने भी 13 से 14% का रिटर्न दिया है, तो आपने ये कर दिया। अब ये होगा आपका 60% पैसे के साथ। अब जो आपके पास 20-30% पैसा और है, उसमें आप जो है 2-3 चीजें कर सकते हो। आप उसमें पहले तो इंटरनेशनल इक्विटी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने नैस्डैक 100 में पैसा डाल दिया, आपने चाइना के टेक्नोलॉजी फंड में पैसा डाल दिया, आपने जापान में पैसा डाल दिया। कैसे डाल दिया? हमारे यहाँ ETFs हैं जिनसे आप इन सारे जगहों पे निवेश कर सकते हो, एक जिसे हम कहते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। अच्छा। तो जैसे नैस्डैक 100 का एक ETF है इंडिया में जिसका नाम है मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100। ये क्या करता है? जो भी आप पैसा दोगे वो नैस्डैक 100 में डाल देगा। तो इससे क्या हुआ? आपने अमेरिका का एक्सपोजर ले लिया। अब अमेरिका के एक्सपोजर से 2 फायदे हो गए। एक तो अमेरिकन इकोनॉमी का फायदा मिल गया आपको, बड़ी कंपनीज है वहां पे, और दूसरा डॉलर का फायदा मिल गया, क्योंकि डॉलर हर साल 4% बढ़ जाता है, तो आपका पैसा कन्वर्ट होगा डॉलर में और उधर चला जाएगा। तो ये आपने कुछ पैसा इसमें कर दिया। बचा हुआ पैसा जो है 10, अभी हमारे 20% पैसा सोचो हमने इंटरनेशनल डाल दिया, इससे हमारे को डॉलर का बेनिफिट मिल गया और इंटरनेशनल एक्सपोजर भी मिल गया। 10% पैसा आप गोल्ड और सिल्वर में डाल दो, ठीक है, और बचा हुआ 10% पैसा जो है आप हाई रिस्क एसेट्स में डाल सकते हो, चाहे क्रिप्टो हो गया, अगर आपका कॉर्पस बहुत बड़ा है तो आप स्टार्टअप्स में डाल सकते हो पैसा। इंडिया में एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, जिसमें 1 करोड़ मिनिमम इन्वेस्टमेंट होती है, आप उसमें पैसा डाल सकते हो। तो ये आपका बास्केट बन सकता है अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 10 साल से ऊपर की देख रहे हो,
और आप अपने आप को डीक्लटर रखना चाहते हो, बहुत ज़्यादा हेडेक नहीं रखना चाहते, तो ये एक रीजनेबल आपका पोर्टफोलियो बन जाएगा। पोर्टफोलियो आपने बना दिया, अब आप मुझे ये बताएं कि इसमें मुझे मेरी सैलरी का या मेरे इनकम का एडवाइजेबल कितना % इन्वेस्ट करना चाहिए? मिनिमम 25%। ओके। मिनिमम 25। देखिए 12 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री हो गई है। हाँ। ठीक है, अब तो कोई सरकार आपसे 1 रुपया नहीं ले रही उस पर। हाँ। लाख रुपए महीना एक बहुत बड़ा नंबर होता है, ऐसा नहीं छोटा नंबर है। अगर आज आप कोई मिड टीयर टाउन में कोई रहता है तो लाख रुपए में आराम से वो 30,000 में गुजारा कर सकता है, 70,000 रुपए बचा सकता है। ठीक है, अगर वो घर की EMI भी जोड़ ले कि चलो मैंने घर ले लिया तो भी 30,000 और जोड़ लीजिए, रेंट 10,000 बच जाएगा, 40,000 की EMI आ जाएगी, तो भी वो 50-60,000 मैक्सिमम 70,000 में फ्री हो जाएगा। तो आपके पास बच गया ना 30%, तो आप डाल दो इसमें। तो मैं तो सबको एक सलाह देता हूँ, 25% आपको डालना ही चाहिए। हाँ, अगर आपकी अभी तनख्वाह बिल्कुल ही कम है, 15,000 है, 20,000 है, तो कोशिश करके एटलीस्ट 10% अपने पैसे का डाल दीजिए। जैसे जैसे आपकी तनख्वाह बढ़े ये परसेंटेज बढ़ता रहना चाहिए। और आइडियली मैं तो काफ़ी लोगों को जानता हूँ, मैं खुद भी, जैसे 50% इन्वेस्टमेंट रेट होता है हमारा, 50% हम अपना जो इनकम होती है उसको इन्वेस्ट कर देते हैं, नहीं तो वो हाथ से कहीं और चली जाएगी। आईफोन ले लेंगे। आईफोन 17 प्रो मैक्स आ जाएगा, कुछ आ जाएगा, तो कुछ ना कुछ चला ही जाएगा पैसा। अरे मेरे जानने वाले दुबई से मंगवा रहे हैं भाई। बोलो। तो अभी तो बहुत फोमो आएगा इसका आईफोन 17 का। हाँ। जबकि कुछ नया किया नहीं उन्होंने, मतलब हाँ। बट I agree। लोग लेंगे, वो लेंगे, उनका आदत है। एयर क्यों निकाला है इन्होंने? हाँ, मतलब वो कहते हैं ना, पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए। हाँ। तो उनको बस, इनको आईफोन खरीदने वालों को खरीदने का बहाना चाहिए, नया नया आया चलो ले लेंगे। तो आई थिंक अगर 25% वुड बी अ राइट नंबर टू इन्वेस्ट। अगर आपकी सैलरी कम है तो 10% से आप स्टार्ट कर लीजिए। जबकि होता ये कि ये जो 25% हमारे हाथ में होता है, जो मैं कह सकती हूँ कि सरप्लस है, उसमें हम क्या करते हैं, अगर हमें छोटी गाड़ी लेनी चाहिए तो हम बड़ी गाड़ी ले लेते हैं, हमें 2 BHK लेना चाहिए तो हम 3 BHK ले लेते हैं, क्योंकि हमें लगता है ये पैसा तो हमारे हाथ में है और ये हम घर में लगा दें। यस, ये होता है। देखिए, अगर आप जरूरत से ज्यादा की चीज ले रहे हैं तो वो ना वन टाइम एक्सपेंस नहीं है, वो रेकरिंग एक्सपेंस है। मैं इसका उदाहरण देता हूँ। एक कपल मेरे पास आता है, बोलता है कि भाई हम लोग की अभी भी शादी हुई, मम्मी पापा ने पैसे दे दिए डाउन पेमेंट के, हमने 3 बेडरूम घर ले लिया, मेरे दोस्त के ब्रदर हैं, और अब यंग कपल है, 3 बेडरूम हॉल किचन, मेंटेनेंस बढ़ गई। सोसाइटी मेंटेनेंस आपको पता है आजकल नोएडा में 5 से 6 रुपए पर स्क्वायर फीट है। तो आपने जो एक्स्ट्रा 300-400 स्क्वायर फीट लिया, उसका 2500 रुपए तो आपको देना पड़ेगा हर महीने। अच्छा, फिक्स्ड मीटर चार्ज बढ़ गया क्योंकि आपने 3 बेडरूम लिया है, मेड के चार्जेस बढ़ गए क्योंकि उसको 3 बेडरूम साफ करना है। ठीक है, ओवरऑल इकोसिस्टम, इलेक्ट्रिसिटी का वेरिएबल कॉस्ट बढ़ गया, बिल्कुल। तो आपका टोटल ओवरऑल इकोसिस्टम कॉस्ट ही बढ़ गया। इसे हम कहते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप। ठीक है, तो आप ये देखिए, जब भी आप घर खरीद रहे हैं, गाड़ी खरीद, अच्छा आपने गाड़ी महंगी खरीद ली, चलो एक बार को तो आपने दम लगा के हाइशा कर दिया, चलो ले ली हमने गाड़ी। हाँ। अब उसका मेंटेनेंस ज्यादा होता है, उसका मेंटेनेंस ज्यादा बार आ सकता है, उसमें छोटी सी भी खरोच आएगी तो हजारों रुपए लग जाएंगे। उसके बाद उसमें माइलेज बहुत कम मिलता है आपको, जिसमें आपका पेट्रोल डीजल का कंजम्पशन बढ़ जाएगा। तो आप कैलकुलेट तो करो कि उसकी टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप क्या होने वाली है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप जो है ना, वो लोग नहीं समझते। वो समझते यार एक बार गाड़ी ले ली, उसके बाद के खर्चे भी तो है ना भाई। अगर आपके ड्राइवर रख लिया तो हो गया 20,000 रुपए और चला गया आपका महीने का। हाँ। तो ये सारी चीजें जोड़ने के बाद आप देखिए कि आपकी तनख्वाह का कितना पोर्शन बन रहा है। ऐसे नहीं कि घर की EMI 35,000 रुपए है, मेरी तनख्वाह 1 लाख है, वेरी गुड, उसके ऊपर के जो 15,000 रुपए लगने वाले हैं हर महीने फिक्स्ड, वो भी आपको देने हैं और वो आप ही की जेब से जाने हैं। लेकिन घर की अगर हम बात करते हैं, उस कपल ने अगर 3 BHK लिया तो आने वाले 10 साल 15 साल के बाद उस घर की वैल्यू भी तो बढ़ जाएगी। पर वो कैश फ्लो नहीं है ना उनके लिए, और स्ट्रेन आज है। आज आपको मैं मजेदार डेटा देता हूं। सौरभ मुखर्जी हैं, बहुत फेमस पोर्टफोलियो मैनेजर है, उनकी कंपनी चलती है मार्सलस, वन ऑफ द बिगेस्ट PMS ऑफ आवर कंट्री। उन्होंने भी रिसेंटली मनी कंट्रोल पे एक आर्टिकल दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि फर्स्ट चेक बाउंस रेट इज एट इट्स हाईएस्ट इन बैंगलोर एंड हैदराबाद। यानी कि जो लोग ने घर लिया EMI पे, पहला चेक ही बाउंस कर रहे हैं, पहला चेक। अभी 300 चेक देने हैं, और उसके अलावा जो लोग लोन ले चुके हैं उनमें से 10 में से 1 बंदा डिफॉल्ट कर रहा है। क्यों कर रहा है शालिनी जी पता है? 2020 में जितने ये टेक्नोलॉजी वाले लोग थे उनकी तनख्वाहें बहुत तेजी से बढ़ी। कोविड आया, लोग घर चले गए, टेक्नोलॉजी कंपनीज ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस चालू किया, तो टेक्नोलॉजी कंपनीज हायरिंग कर रही थी इन कोडर्स की। 3 लाख की तनख्वाह है तुम्हारी, तुम आ जाओ 15 लाख पे आ जाओ। तो बोलते तो 5 गुना, हाँ हाँ आओ आओ आओ। स्टार्टअप्स के पास बहुत पैसा था उस टाइम पे। हाँ। तो अब सोचिए जिसकी तनख्वाह 15 लाख हो गई, उसके 3 लाख थी एक दिन पहले तक, अब 15 लाख हो गई। तो वो क्या सोचता है, मेरी 15 लाख हो, मैं तो 1 करोड़ का घर खरीदूंगा, क्योंकि अगले साल मेरी 30 हो जाएगी, फिर मेरी 60 हो जाएगी। वो तो ये मैथमेटिक्स लगाएगा, इसे हम चाइनीज मैथ्स कहते हैं।
जैसे चाइनीज सामान होता है वैसे ये चाइनीज मैथ्स होता है। यार देख मेरी 3 से 15 हो गई, अगले साल मेरी 30 हो जाएगी, फिर मेरी 70 हो जाएगी, फिर मेरी 1 करोड़ हो जाएगी। तो एक काम करता हूं, मैं जरा 2 करोड़ का घर लेने की कोशिश करता हूँ या 1.5 करोड़ का घर लेने की कोशिश करता हूँ, कहीं से जुगाड़ता हूँ इधर उधर से पैसे और ले लेता हूँ। उसे ले लिया, अब सबकी नौकरी चली गई, फायरिंग चल रही है, एआई आ गया, उसके बाद सारे कोडर्स का अभी जीना हराम हुआ पड़ा है इस टाइम पे। तो अब बोझ तो बोझ है, ईएमआई तो देनी है। आपने 300 महीने की लायबिलिटी ली है, 300 महीने की, हर महीने आपका चेक जाना है भाई। देखिए लायबिलिटी सोच समझ के लेनी चाहिए। हाँ। इतनी लो जो पाल सको, सफेद हाथी थोड़ी पालते घर पे, है ना। तो कितनी लेनी चाहिए फिर आप बता भी दो। टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप आपकी इनकम का 35-40% से ऊपर नहीं होना चाहिए। टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप की बात, ईएमआई की बात नहीं कर रहा हूं। ईएमआई, बिजली का बिल, मेंटेनेंस, मेड, जो उस घर को चलाने के एक्सपेंसेस हैं, हाँ। वो सारे मिला के 35 से 40% ऑफ योर नेट टेक होम इनकम, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। ये हस्बैंड वाइफ अगर दोनों कमा दोनों रहे का हैं, मिला के कर लो, कोई चक्कर नहीं। अगर दोनों 1-1 लाख रुपए कमा रहे हैं तो 2 लाख का आपने 35% मतलब 70,000 80,000 रुपए से ऊपर आपकी किस्त। अब आप सोचिए 2 लाख में 80,000 गए तो 1,20,000 बचा। हाँ। 50,000 वो उसमें से इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, तो भी 70,000 बचा। तो दोनों काम हो गए, आपने ईएमआई भी दे दी, आपने इन्वेस्ट भी कर दिया, अब 70,000 बचे, आप उसमें अच्छी जिंदगी जियो, घूमो फिरो। अब वो कपल है यार, अभी अभी शादी हुई है, दे शुड हैव ट्रैवल्ड, दे शुड हैव गॉन आउट, उनको लाइफ को जीना चाहिए था। वो बेचारे स्ट्रेस लेके 60% पैसा ईएमआई में दे रहे, फिर सर पकड़ के बैठे होते हैं, हमारे पास तो पैसे बचे नहीं घूमने के लिए। सो अवॉइड दीज ट्रैप्स, अवॉइड दीज पिटफॉल्स व्हेन यू आर यंग। आप यंग हो ना, अपने ऊपर फोकस करो, अपने आप को बिल्ड करो, अपनी स्किल्स को बिल्ड करो, बड़ी लायबिलिटी से बचो भाई। पहली तनख्वाह आते ही उधार के वार में मत फंसो। लोग पहली तनख्वाह पे ये सोचते हैं मैं उधार किस चीज का लूं, बाइक ले लूं, आईफोन ले लूं, घर ले लूं, ये ऑप्शन होते हैं। थोड़ी तनख्वाह ज्यादा होती है, फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी है तो पहले दिन ही मम्मी बोलने लग जाती है, पापा बोलने लग, बेटा घर ले ले, घर ले ले, घर ले ले, तेरी तनख्वाह चल गई। हाँ। अरे आ रहे नहीं पैसा, आने दो, ये आखिरी तनख्वाह थोड़ी तुम्हारी। मैं हमेशा ये समझना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने कई पॉडकास्ट में भी आपको ये कहते हुए सुना है कि आप होम लोन के या जल्दी घर खरीदने के फेवर में नहीं रहते हो। आपका कहना होता है कि भैया उसकी जगह तुम रेंट पर रह लो। लेकिन मैं ये हमेशा समझना चाहती हूँ कि अगर 25 साल की उम्र में किसी ने ईएमआई बांध ली अपने घर की, तो 25 से लेकर 35 साल तक उसकी ईएमआई तो कांस्टेंट रहेगी, लेकिन अगर वो रेंट पे रह रहा है तो अगले 10 साल में उसकी जो घर का रेंट है वो तो लगातार बढ़ता ही चला जाएगा ना। तो क्यों नहीं फिर होम लोन लेना ज्यादा सही है? देखिए इसका बहुत सिंपल उदाहरण देते हैं। हाँ। अगर आज कोई 1 करोड़ रुपए का घर है तो उसमें 80 लाख, पहले तो 20 लाख रुपए डाउन पेमेंट करो, ऊपर से 12 लाख रुपए सरकार को दो, ठीक है। 6-7% की स्टैम्प ड्यूटी है, 5% जीएसटी है। हाँ। ठीक है, तो 12 लाख तो आपने सरकार को दे दिया एंट्री पे। और आपको पता है 1 करोड़ के घर का जो रेंट होगा वो 2 लाख रुपए होगा, यानी 6 साल का भाड़ा तो आप सरकार को पहले दिन दे चुके हो। कितना बड़ा नुकसान कर रहे हो आप अपना ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे। पर ठीक है जी, हमने कर लिया। अब 1 करोड़ रुपए में आपका 80 लाख का लोन होगा, बाकी आपको करीबन 32 लाख रुपए जेब से देने, तो 32 लाख रुपए पहले इकट्ठे कर लो। 80 लाख रुपए की किस्त आएगी 64,000 रुपए महीना, और उस घर का किराया कितना, 20,000 रुपए महीना। क्या वो जिंदगी में कभी 64,000 रुपए महीना किराए पे जा सकता है? 20,000 रुपए महीने से स्टार्ट हुई आइटम, मतलब एक घर, वो 64,000 तक कैसे जाएगी? कितने टाइम में जाएगी आप सोचिए ना। अच्छा, लोग कहते हैं 10% हर साल बढ़ता है। 10% हर साल नहीं बढ़ता है, टाइम करेक्शन होती है। मैं आपको इसका भी उदाहरण दूंगा। मैं जिस घर में 2014 में रहता था, मेरा रेंट था 42,000 रुपीज पर मंथ। वही घर का रेंट आज करीबन 11-12 साल बाद इज 58 to 60,000 मंथ। क्या बड़ा, कैसे पॉसिबल है? ये हुआ है, ये तो लास्ट 2-3 साल में ही, वो मेरे को लगता है बस 2-3 साल में ही हुआ है जो हुआ है। पर आप देखिए उससे पहले के 7-8 साल तो नहीं बढ़े थे ना। मैं जिस घर में रहता हूं उसमें सोचिए मेरा रेंट था पहले 70,000 2 साल के लिए, अब हुआ है 75,000 2 साल के लिए। तो कितना, 10% भी नहीं बढ़ा, 7% बढ़ा, वो भी 2-2 साल के लॉक-इन्स पे। हाँ। आप ये ना, लोग डराते हैं कि अरे रेंट पे ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तुम्हारे को धक्के मार के, ऐसे थोड़ी धक्के मार के निकाल देगा तुम्हारे को यार। और क्या बगल में घर नहीं बन रहे? पहले होता था, देखिए पहले सप्लाई ज्यादा नहीं होती थी तो लोगों को टेंशन होती थी यार कि अगर कल को निकाल दे तो यहाँ घर ही नहीं मिलेगा। आज घरों की यहाँ बाहर बढ़ी हुई है, आप जाके तो देखो अनसोल्ड इन्वेंट्री इतनी ज्यादा है। ठीक बात। तो माय पॉइंट इज, मैं घर खरीदने के विरुद्ध नहीं हूं फर्स्ट ऑफ ऑल। हाँ, अच्छा वो बता दिया हाँ, मैं, क्योंकि लोग वहां से क्लिप काटते हैं ना जो, अच्छा लोगों को लगता है कि यार आप अपना कभी व्यू पॉइंट नहीं बदल सकते। बिल्कुल व्यू पॉइंट बदल सकता है आपका। मैं ये कहूंगा कि मैं उस टाइम पे घर खरीदने के विरुद्ध हूं अगर आपकी वो कैपेसिटी में नहीं है। अपने आप को तंग करके घर मत खरीदिए।
कब घर खरीदें? जब आपने जब कह आपके- दिया कि आप नहीं है, घर हाँ। खरीदने के विरुद्ध नहीं है, आपने बता दिया है, हाँ। तो कब खरीदें वो देखिए बताइए। पहले तो आपने स्टेबिलिटी फाइंड कर ली है। फॉर एग्जाम्पल आपको मोटा मोटी तय हो गया मैं एनसीआर में ही रहने वाला हूँ, तो आपने मेंटली अपने आप को स्टेबल कर लिया कि मैं नोएडा ही रहूंगा, मेरा अधिकांश समय नोएडा जाएगा। तो मेरे को लगता है क्राइटेरिया नंबर 1 ये होता है। क्राइटेरिया नंबर 2 ये होता है कि जब आपकी इनकम जो है वो इतनी हो गई हो कि आप उस घर को अफोर्ड कर सको। अब आपको मैं बताता हूँ गोल्डन रूल विच दीपक पारेख जी हैड गिवन कि घर खरीदने का, वो था आपकी एनुअल इनकम का 5 गुना। अब आप मुझे बताइए शालिनी जी, नोएडा में आज घिसी पिटी सोसाइटी में 1 करोड़ का घर है, तो यानी आपकी एनुअल इनकम 20 लाख रुपए की होनी चाहिए। अब बताइए कितने लोगों की एनुअल इनकम 20 लाख रुपए? उनकी होगी एनुअल इनकम हस्बैंड वाइफ टुगेदर 10 लाख की। तो 10 लाख की इनकम पे अगर आप 1 करोड़ का घर की छलांग मारोगे तो आप परेशान ही रहने वाले हो, फिर आप खुश नहीं, उस घर में खुश नहीं रहोगे आप। सही बात। आपने घर क्यों खरीदा? आप खुश रहो, एंजॉय करो, मेरी चीज़ है। तो एटलीस्ट उस इक्वेशन को मैनेज करो। अगर वो 3 बेडरूम वाला कपल 2 बेडरूम ले लेता तो क्या जाता उनका, अच्छे से रहते। और जब पैसे बढ़ जाते उनकी उनकी वैल्यू बढ़ जाती, उनके इन्वेस्टमेंट्स बढ़ जाते, उनके पास कॉर्पस होता तो 2 बेचते, 3 ले लेते। तो आप आज ही सब क्यों खत्म करना है? आपको पहली सैलरी से उधार क्यों पालना है? हाँ। कि आप क्यों मतलब फोर्सफुली अपने जॉब से प्यार करना चाहते हो कि भाई अब तो ईएमआई आ रही है, अब तो जॉब से प्यार करना ही पड़ेगा। हाँ, क्योंकि ठीक बात। एंड लंबी कमिटमेंट्स है ना, 300 महीने की कमिटमेंट है, सोच समझ के लेनी चाहिए ना। लोग आजकल शादी सोच समझ के करते हैं ना, भैया इतने लाइफ का कमिटमेंट, ये भी लाइफ का कमिटमेंट है भाई। आपका हर साल अगर इनकम बढ़ेगी तो साथ साथ एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे, आपको ईएमआई ज्यादा चुकाने में बहुत मुश्किल आएगी। सही बात है। हाँ, आपके लाइफ में बहुत अच्छा हो गया, आपने अचानक इनकम 5 गुना कर ली, 6 गुना कर ली, वेरी गुड। पर अगर नहीं कर पाए तो आपके लिए तो स्ट्रगल रहने ही वाला है होम लोन को चुकाना। ठीक है, बहुत सी मुझे लगता है आज की ये जो क्लासेस थी आपने उसमें बहुत सी चीज़ व्यूअर्स को समझाई है। कुछ ऐसे सवाल ज़रूर रह गए होंगे जो आज मैं नहीं पूछ पाई संजय जी से। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जब हमारी अगली बार मुलाकात होगी तो मैं पूछ लूंगी संजय जी से। लेकिन आज क्योंकि ये मैंने नया पैसा बोलता है शुरू किया है, तो मैं ये चाहती हूँ, आपकी फैन फॉलोइंग बहुत बड़ी है संजय जी तो मेरा भी थोड़ा भला हो जाए। आप अगर कैमरा देखते हुए और लोगों को ये बोलें कि वो पैसा बोलता है को सब्सक्राइब करें। तो ग्रेट, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल शालिनी जी, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू फॉर स्टार्टिंग दिस ग्रेट न्यूज चैनल पैसा बोलता है। और आपका ये एक्सपर्टीज रहा है हिस्टोरिकली कि आपको पैसे बोलता है कि पता है मतलब हाउ इट टॉक्स। तो मैं सबसे एक ही चीज रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इमीडिएटली इस चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी जरूर दबा दें ताकि वीडियोस जो आ रही हैं इस पे वो आपको मिस ना हो। मैं भी शालिनी जी के साथ और वीडियोस करूंगा इसी टॉपिक पे, जहां जो भी आप क्वेश्चंस पूछेंगे तो कैन सी मी अगेन हियर। इस वीडियो को एटलीस्ट 5 दोस्तों के साथ शेयर करो जिनको आपको अचानक से याद आता है नाम के, हाँ ये गलती मेरा ये वाला दोस्त कर रहा है, उसको इमीडिएटली भेज दो, शायद उसका भला हो जाए। 3-4 टॉप लर्निंग्स आपकी क्या रही हैं वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, ये जरूर बताना। और आगे और किस गेस्ट को आप इनके साथ देखना चाहते हो ये भी बता देना। मैं इनका काम मैं ही कर रहा हूँ पूरा मैं वही देख रही थी तो मैं इनका पूरा काम करके जाता हूँ अच्छे से कि आप जो है अगला गेस्ट किसको देखना चाहते हैं इस चैनल पे वो भी बता दीजिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। और शालिनी मैम डेफिनेटली सारे कमेंट्स पढ़ेंगे एंड शी विल गेट बैक टू यू एंड ट्राई टू गेट दैट गेस्ट फॉर यू। अब मुझे ये भी सीखना पड़ेगा आपसे इतना अच्छे से घंटी बजाओ सब्सक्राइब करो, ये तो मैं भी नहीं बोल पाती हूँ, तो मुझे ये भी सीखना पड़ेगा। मांगना पड़ता है, मांगेंगे तो मिल जाएगा नहीं, पर थैंक यू सो मच। और एक कंटेंट क्रिएटर अगर किसी दूसरे के चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोल रहा है तो मुझे तो लगता है ये ऐसी सेवा है संजय जी जो कम ही लोग कर पाते हैं। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि वी आर ऑल इन दिस प्रोफेशन, देयर इज नो कंपटीशन, देयर इज ऑलवेज कोऑपरेशन, यानी कि आपका जो है कोऑपरेशन जो ज्यादा होता है। एंड वी शुड ऑल थैंक द ऑडियंस कि उन्होंने मतलब इतना टाइम देते हैं, इतना दे लिसन टू अस एंड इतना एक्सपीरियंस वो लेके जाते हैं और होपफुली यूज भी करते होंगे कहीं। और आप तो सालों से लोगों को एडुकेट करने का काम कर ही रहे हैं। बहुत मेरी तरफ से आपको भी शुभकामनाएं। so much. ये ऐसे ही चलता रहे और इतने बिजी स्केड्यूल में मैं जब समय मांगती रहूं तो मुझे थोड़ा मिलता रहे, वो मुझे पता है मुझे मिल जाया करेगा। बट थैंक यू सो मच। थैंक यू शालिनी जी, थैंक यू सो मच। तो संजय कठुरिया जी तो आपको निवेश के बहुत सारे टिप्स दे ही रहे हैं, लेकिन पर्सनल फाइनेंस फील्ड बहुत बड़ा है, बहुत वास्ट है और बहुत सी ऐसी चीजें जो शायद आप जानना चाहते होंगे। तो पहले तो मुझे आप कमेंट करके ये बताइए कि वो और कौन कौन से टॉपिक हैं जिनके ऊपर आप जानना चाहते हैं, ताकि उससे जुड़े हुए जो गेस्ट हैं उन्हें हम बुलाएं। और ये काम करने के पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। टेक ऑफ विद एसकेटी को आपने जितना प्यार दिया, चिंतामणि विद एसकेटी को आपने जितना प्यार दिया, उतना ही प्यार मुझे पैसा बोलता है विद एसकेटी को भी चाहिए। तो फटाफट से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।